नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के बजट के बारे में बात करते हुए अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास की भी बात कही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं इस बार जो सदन में बजट पेश किया गया उसके बारे में भी उन्होंने बातें रखी। इस बार बजट में प्रदेश के हित में उठाए गए जन कल्याणकारी कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास की बात करते हैं और कदम जरूरतों के हिसाब से उठाए जाते हैं। हमारी सरकार में सभी इलाकों को बराबर समझकर विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जनता को लुभाना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा बनाना भी हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शायराना अंदाज भी इस दौरान देखने को मिला है। पूरे प्रदेश के सब विभागों के अलग अलग बजट के ऊपर चर्चा होती है और विधानसभा का काम पूरे प्रदेश के हित में क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करना होता है। गवर्नमेंट लगातार चल रही हैं और गवर्नमेंट के बारे में यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वाटर राइट जी वॉकआउट कर रहे हो, ये पार्टी के खिलाफ है क्या गवर्नमेंट के खिलाफ है? कभी भी गवर्नमेंट जो है आइसोलेशन में काम नहीं कर दी कि एक गवर्नमेंट ने कोई काम किया उसके बाद वो सारा समाप्त हो गया और उसके बाद अगली गवर्नमेंट सारा कुछ नए सिरे से करती है। ऐसा नहीं है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उस समय छूटे रहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उन कामों को पूरा करती है। कुछ काम पहले की घोषणाएं होती हैं उनको दूसरी गवर्नमेंट आके पूरा करती है। ये अलग बात है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं बहुत पहले घोषणाएं करती हैं, अपने समय में पूरा कर ही नहीं पाती हैं, तो उसके लिए फिर अगले आने वाली गवर्नमेंट उस पर भी शुरू करती है। मैं तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने काम पहले छूटे हुए थे उनको हमने अपनी कोशिश पूरी करके उनको पूरा किया और इस 10 साल में बहुत से नए काम हमने शुरू किए, उसका भी हमने उद्घाटन किया है। आज भी बहुत से काम ऐसे हैं जो नई घोषणाएं हैं उनको भी आगे हम पूरा करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। लेकिन इस बजट सत्र में विपक्ष ने भी जिस प्रकार की चर्चा की उसमें बार बार कुछ जुमले दोहराए गए कि बजट में कुछ नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ ऐसी बातें की है। इतना ही कहूंगा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को विरोध करना होता है। हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार कर ली तो मिजाज देखोगे। बेहतर तो होता कि जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको इस ढंग से रखते कि हम उनको दूर कर पाते, क्योंकि विपक्ष का काम है आलोचना हो और वास्तव में कुछ सरकार की कमी रहे तो उसको कुछ सुनने को मिल जाए तो हम उसको सुधार करने के लिए भी काम करेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन बार बार बेसिर पैर की आलोचना
हमने एक बात शुरू में से कही कि हम अपने समय में फिजूल खर्ची ये नहीं होने देंगे। हम केवल बंदरबाट नहीं होने देंगे, विकास की बात करेंगे। और विकास में भी अंडरलाइंड ये है, जो पहले आज तक होता रहा, कि डिमांड बेस्ड बातें होती रही। हम जो खर्च करते हैं वो डिमांड बेस्ड नहीं करते, हम नीड बेस्ड करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं। अगर जरूरतें बताई जाएंगी तो निश्चित रूप से उसका असर काम करेंगे, लेकिन मांगने के लिए हमारे यहां ये दे दो, हमारे यहां वो दे दो, हमारे यहां ये दे दो। हमने बहुत विषयों पर अलग अलग विषयों की मैपिंग कराई है कि प्रदेश के किस कोने में किस चीज की आवश्यकता है। जहां आवश्यकता है, आवश्यकता पूरी करने की तरह नहीं कि जिसके हाथ में जो लग गया उसने अपने अपने क्षेत्र में कॉलेज बनवा लिए तो मेरे अपने इलाके में बनवा लिए, स्टेडियम बनवाए तो मेरे अपने इलाके में बनवा लिए, सड़कें बनवाई तो सिर्फ अपने इलाके में बनवा ली। क्योंकि उस समय जाना जाता था, माना जाता था कि ये इलाका फला आदमी का इलाका है और उसका ये डिपार्टमेंट है, उसमें अपने डिपार्टमेंट बनाते ये सब करेंगे। यानी प्रदेश की बजाय किसी एक जिले को प्रदेश मानकर के काम करने की संस्कृति ये जो थी उसको हमने समाप्त किया है। पूरे हरियाणा में सम्यक विकास, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, इस आधार पर लगातार 10 साल चले हैं। और हमने तो बिना मांगे, विपक्ष के बिना बताए, बिना कहे बहुत सी योजनाएं तो ऐसी चलाई कि ये योजना हर विधानसभा क्षेत्र में पूरी होगी। चाहे वो साल के यानी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में ही हर विधायक को 5 करोड़ रुपए का काम दिए, चाहे हमने लोकसभा के सांसदों को भी ये कहा कि आप भी 10-10 करोड़ के काम दे दीजिए, चाहे हमने सड़कों की बात कही, चाहे हमने खेत खलियान रास्तों की बात कही। हमने कोई चीजों में ऐसे नहीं किया कि ये केवल एक क्षेत्र में होगा बाकी में नहीं होगा। आज भी साइज के हिसाब से अंतर हो सकता है कि अभी ये बड़े गांव हैं, इन्हें पहले कर दें, ये थोड़ा मध्यम गांव है इसके बाद करेंगे, ये छोटे गांवों से बाद में करेंगे, क्योंकि वो लोकेलिटी का विषय है। शहरों में भी कोई काम पहले नगर निगमों में किया जाता है, उसके बाद परिषदों में किया जाता है, फिर नगर पालिकाओं में किया जाता है। तो हमने सैद्धांतिक तरीके से ही ये सब किया है। एक बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने माना था चुनावी साल है और इस बार बजट लोक लुभावना बजट होगा, चुनावी बजट होगा, जनता को ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा बजट वही आवश्यकता के अनुसार होता है। चुनावी बजट के नाते चुनाव में जनता को लुभाने का बजट ना पहले किया ना अब किया, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है जो इन्होंने आलोचना की कि भैया ये बड़ा चुनावी जुमला था, ये कोई चुनावी बजट था, क्योंकि आपने इसे माना है और किसी ने भी नहीं कहा है। इस प्रकार का कोई न तो किसी मीडिया में आया है, न किसी विपक्ष ने कहा है, न किसी व्यक्ति ने कहा है। ये तो चुनावी लफाफेबाजी है। हमने चुनाव को ध्यान में रख के नहीं, जनता की आवश्यकता को ध्यान में रख करके बजट किया है। और यदि जनता को विश्वास हो गया कि नहीं ये सरकार सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है, तो फिर हमें चुनाव में प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। जनता अपने आप निर्णय करेगी कि हमको अगली सरकार कौन सी लानी है। और मैं तो आपको अपना दावा कर चुका हूं कि 2050 तक ये सरकार बीजेपी की रहेगी, ये रहेगी। मित्रों, मेरी अभी उसमें 25 साल का आपको इस बात का पता है? अमृत काल 2050 तक था। आप ना, मेरा और आपका विषय नहीं है, हम व्यक्तियों पर नहीं करते बात। हम तो बीजेपी की कही है, विचार की बात कही है। और 247 का टारगेट हमारा ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा, वहां तक तो हमने लेके जाना है। विकसित हरियाणा बढ़ाना है, ये हमारा संकल्प है। विकसित हरियाणा और विकसित भारत का जो टारगेट है वो देश की आजादी को 100 साल जब पूरे हो जाएंगे 2047, वो हमारा टारगेट है। इसलिए मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने वित्त मंत्री के नाते ये मेरा 5वां बजट ये रहा है। इस 5वें बजट के लगातार 5 सालों में एक बात का जो हमने परंपराएं डाली हैं, उसमें एक विषय था कि हमने लोगों से, संस्थाओं से, चाहे वो आर्थिक जगत की हैं, उद्योग जगत की हैं अथवा सामाजिक संस्थाएं हैं, और हमने विपक्ष के मित्रों से, अपने विधायकों से, सांसदों से सबसे सुझाव मांगते रहे हैं। सुझाव मांगने के प्रकार अलग अलग रहे हैं। बीच में कमेटियां बन गई हैं, कमेटियों की भी अपनी जो भी सुझाव आते हैं उसको वर्तमान सत्र में नहीं तो अगले किसी भी जो हमारा सप्लीमेंट्री बजट होता है उसमें समावेश करते हैं। तो हम सबके साथ परामर्श करके ये बजट बनाते हैं
और सहभागिता हमने सबकी बढ़ाई है, इसका भी हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। कोई पहले समय था केवल मांग थी, वही मंशा सुझाव भी आए हैं, उन सुझावों में भी विचार करके और सबका एक प्रकार से ध्यान करते हैं। हम पैसा जो खर्च करते हैं, जैसा मैंने बताया, पूरे प्रदेश में करते हैं। और बजट पर जब बहस होती है तो चाहे सदन के अंदर नहीं तो बाहर एक बात बार बार कही जाती है, ये तो आंकड़ों की कलाबाजी है, ये तो आंकड़ों की जादूगरी है, आंकड़ों का हेरफेर है। मैं दोनों बातें कहूंगा कि बजट में आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखिर बजट सारा सिस्टम ही आंकड़ों पर आधारित है। बजट का एक मूल सिद्धांत होता है प्राप्तियां और खर्च, दाईं ओर का बाईं ओर का कॉलम, इसका जोड़ बराबर ही होना चाहिए, एक पैसे का अंतर नहीं हो सकता। तो जितनी प्राप्तियां होंगी उसी हिसाब से उसका खर्च होगा। जब कभी प्राप्तियां कम होंगी खर्च भी कम होगा। खर्च ज्यादा करना होगा तो प्राप्तियों के ज्यादा का व्यवस्था करनी पड़ेगी। ज्यादा व्यवस्था करेंगे और मानो कहीं प्राप्तियां कम है तो टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर टैक्स लगाएंगे तो विपक्ष के को लोग कहेंगे कि लो जी आपने तो टैक्स लगा दिया, आपने तो, मैं कर्ज पर भी बताऊंगा, कर्ज पर भी आऊंगा। लेकिन सिद्धांत तो यही है कि या तो प्राप्तियां बढ़ाओ, प्राप्ति, क्योंकि टैक्स लगाएंगे तो प्राप्ति बढ़ेगी, और प्राप्ति की एक जो एक ऑप्टिमम सीमा है, क्योंकि पिछले आधार पर ही प्राप्तियां बढ़ती हैं। पिछला क्रम जो है प्राप्तियों का क्या है उसके हिसाब से होता है। मैं अभी एक डॉक्यूमेंट देख रहा था, उसमें जो एसओटीआर है, स्टेट ओन रेवेन्यू का जो एक आंकड़ा होता है, ये मैंने पिछले 2001 से लेके और इस समय तक निकलवाया है। 2001 और 2 में स्टेट ओन रेवेन्यू जो टैक्स था वो था सिर्फ 4,971 करोड़ रुपया, 4,971 करोड़ रुपया, फिर 5,500, 6,300, 7,400, 9,000, इस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है। और आज वो 2024-25 में जो बजट के एस्टिमेट हमने लगाए हैं वो है 84,551 करोड़ रुपया, 20 गुना से ज्यादा। ये हमारा स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। और जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है उसके साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, और जब खर्च बढ़ता है तो डेवलपमेंट ज्यादा होती है। डेवलपमेंट ज्यादा होती है तो फिर हमारा डोमेस्टिक जो जिसको जीएसडीपी बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ता है। और जब जीएसडीपी बढ़ेगा तो हमारे पास एक स्कोप बनता है कर्ज लेने का, और वो स्कोप जो होता है वो 3% हमारे एफआरबीएम एक्ट में जो 15वीं फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन में ये 3% तो हमारा जो रेट है वो उसका फिक्स है। पहले कोविड के दिनों में 3.5 भी हुआ था, लेकिन वो 3% अगर है तो उस 3% के कारण से, और हम जो है अपने उस दायरे के अंदर जितना जितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना उतना कर्ज लेने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो मैंने कल बताया था अगर हम कर्ज उस सीमा तक भी नहीं लेंगे, कल को हमारी आलोचना अर्थशास्त्री करेंगे, जो विकास के समर्थक है वो करेंगे कि आपके पास जो स्कोप था आपने पैसा नहीं लिया। हम अपने समय का पैसा कर्ज हम लेंगे, हमें और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो वो लेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से कर्ज की सीमा होती है, उसको हमने पार नहीं किया है, और ये हमारी एक फिस्कल पैरामीटर है जिसके आधार पर हम इसमें चल रहे हैं। आंकड़ों के विषय में बता रहा था कि सबसे पहले तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सभी सेक्टर्स का मिला करके जो एनुअल कंपाउंड ग्रोथ है वो 2014-15 से लेकर 2023-24 तक 6.1% रहा है। और ये 6.1% जो ग्रोथ है ये अपने आप में सारी अर्थव्यवस्थाएं देश भर की जितने प्रांतों की उसमें सबसे अच्छी तो नहीं कहूंगा, हो सकता है हमारे से अच्छे प्रांत भी हों, लेकिन बहुत अच्छी ये ग्रोथ हमारी 6.1% है। इसी नाते से अगर हम फिस्कल पैरामीटर की बात करते हैं तो 15वां फाइनेंस कमीशन, उसमें जो एफआरबीएम का जो एक्ट है उसमें 3% का जो मैंने बताया, हमारा 23-24 में भी 2.8% ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है, विद इन दैट 3%। और उसके बाद अभी 24-25 में भी इसको हमने प्रोजेक्ट किया है 2.77, इट इज नॉट नियर टू 3% इवन, 2.77। हम 0.12% और भी इसमें अगर कर्ज लेना चाहें 2.2 यानी 3 से नीचे 2.77 है, इसको 2.22% और भी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर जो हमारा बाद में सप्लीमेंट्री बजट आता हमारी आवश्यकताएं होंगी तो उस समय भी लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है उस समय प्रदेश की ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय की अगर बात कर ली जाए तो महंगाई दर कम हुई है और हमारी सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश की जनता की जरूरतों का ख्याल रखकर उन्हें पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का विकास करने का काम किया है। हरियाणा जब बना, देश की आजादी के समय की बात निकल जाती है, लेकिन हरियाणा जब बना 1966 में, तो हम तो जीरो से शुरू हुए थे। और जब जीरो से शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग में स्कोप बहुत अच्छा होता है बढ़ने का। जितना जितना आगे समय बीतता है उतना उतना उसमें स्क्वीज लगता है। इसलिए आपका वो जो शुरू का 10 साल का बता रहे हैं 2001 से लेकर के और 2014 तक, चलो 5 से 14 तक उसमें पीरियड की आपकी गवर्नमेंट है ना, उतने पीरियड की बता रहा हूं मैं। उसमें स्कोप बहुत था। आज धीरे धीरे बता रहा हूं मैं 2001 का उस समय महंगाई की दर जिस स्पीड से बढ़ती थी, आज वो महंगाई की दर स्पीड से नहीं बढ़ रही। और ये प्रदेश में जितना महंगाई की दर बढ़ेगी देश में, प्रदेश में, उसका जो एक आंकड़ा होता है वो होता है ये सैलरी के ऊपर डीए से हम अनुमान लगा सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में 2006 से 16, कोई जो एम्प्लॉइज का हिसाब जानते होंगे उनको मालूम है कि 10 साल में डीए का रेट कितना बढ़ा था, लगभग 125% के आसपास, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, 100% से ज्यादा था। अभी 2016 के बाद 2024 कितने साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल में अभी बढ़ा है 48%। अगर 3% का और भी हम बढ़ा लें तो बहुत होगा, तो 60%, 65%, 65%, 70% एट द मोस्ट। लेकिन पिछले 10 साल में डीए कितना बढ़ा, 125%। अब जितना महंगाई बढ़ती है उतना ही आपके जीएसडीपी का रेट यानी आंकड़ा भी बढ़ता है। तो ये सीधा सीधा किसी भी चीज के कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी है। तो इसलिए अगर आप उस आंकड़े पर जाएंगे तो बहुत ही एक भयानक दृश्य खड़ा होगा। कुल मिलाकर अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अपने बजट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो मूल फोकस है वो फोकस है कि हर परिवार का मुखिया पाई पाई को परिवार के भलाई के लिए लगाता है। हमारा 1,89,000 करोड़ रुपया है। हम परिवार के भलाई के लिए पाई पाई का हिसाब ठीक रखते हैं और उसकी प्रायोरिटीज तय करते हैं। हमने प्रायोरिटीज, जैसे कल बजट भाषण में मैंने कहा था, 4 अक्षरों का एक शब्द बनाया था, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। सब बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर जिन हर वर्ग की हम सहयोग और सहायता कर रहे हैं, उससे हमारा हर वर्ग वो संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी हर एक वर्ग में मूल भावना है कि अंत्योदय को पहले रखा जाए। अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार का व्यक्ति, यानी परिवार या समाज का जो अंतिम इकाई, उसको गरीब कह सकते हैं, उसका भलाई पहले हमने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश का विकास करते जा रहे हैं और प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के युवा, गरीब और किसान और नारी का विकास करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्वांगीण विकास मानते हैं और इस पर लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार काम कर रही है, जो धरातल पर लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट बयां भी करती है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने सदन में अपने कार्यकाल में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और यह भी बताया कि जनता का लाभ किस तरीके से इन योजनाओं का मिल रहा है। सीएम ने योजना का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में बताया कि आज अंतिम व्यक्ति को भी इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी योजनाओं के बारे में भी विधानसभा में जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार में जनता के कल्याण को लेकर तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका जनता को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही उनसे जनता को हो रहे लाभ के बारे में भी अपने संबोधन में जिक्र किया। लेकिन वो सिर्फ 9 लाख परिवार थे, हमने उस आय की सीमा बढ़ाई, 1,20 की बजाय 1,80 कर दिया। 1,80 करने के बाद भी सब लोगों का सेल्फ डिक्लेयर करो, और सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद उनका सर्वे करने के बाद आज उन सब की परिवार की संख्या जो उस समय 14 लाख थी, आज उनकी संख्या 30 लाख से ऊपर हो गई, 34 लाख हो गई है। 34 लाख परिवारों को लाभ दे रहे हैं, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 80% एससी समाज उसमें आता होगा, जरूर उसमें 60% 70% बीसी परिवार भी आता होगा, क्योंकि गरीबी की रेखा के नीचे स्वाभाविक रूप से संख्या उनकी ज्यादा है। ये हमारी चिंता है, और इसके लिए एक जानकारी वैसे पहले मैंने बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर न जानकारी सदन को पता तो मैं उस विषय पर जानकारी देना चाहूंगा कि हमने एक आय वृद्धि बोर्ड बनाया है। आय वृद्धि बोर्ड मतलब इस पीपीवी डाटा के आधार पर जो लोएस्ट इनकम ग्रुप के लोग हैं उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। ये शौक नहीं है कि कैसे उनको बीपीएल के कवर में संख्या बढ़ाई जाए और कैसे सरकारी मदद के सहारे उनको हमेशा हमेशा के लिए मजबूर होना पड़े उस सहायता को लेने के लिए। आखिर इनकम बढ़ेगी तो उस नाते से उनका स्वाभाविक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको एक अवसर मिलेगा। उसके लिए हमने कितनी योजनाएं बनाई। बात है कि उसके पीछे भी कुछ लोग पड़ गए हैं कि नहीं उसको कैसे फिल किया जाए। जो मैं उस दिन कह रहा था कि ये एक भर्ती गैंग रोको गैंग बना है जो इन्हीं विषयों को लेकर के और कोर्ट में पहुंच जाता है कि हमारा जी हक मार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले नारा होता था कि आम आदमी की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को भी जोड़ दिया है। आज के समय में विंडो पर आने पर लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। खिड़की के माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7S पर सरकार का फोकस है। 7S में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सेवा और सुरक्षा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शामिल किया है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार फोकस कर रही है। हमने तो जो एक पहले कभी एक नारा कहा जाता था कि आदमी की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यकता मूलभूत आवश्यकताएं होती थी। कल हमारे असीम जी ने जोड़ा कि इसके अंदर 2 शब्द और जोड़ दिए जाए, पढ़ाई और दवाई। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई। हमने तो इससे पहले ही कह दिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। सम्मान भी परिवारों में बहुत जरूरी है, और उस सम्मान के नाते अगर किसी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को अगर सरकारी लाभ लेने का अवसर न मिले तो समझो उसका अपमान है। आज हमने हर व्यक्ति को यह कह दिया कि खिड़की पर आओ, या खिड़की पर नहीं भी आओ तो सरकार आपके घर जाएगी। उसको सुविधापूर्वक सारी योजनाओं का लाभ मिल जाए। पहले क्या होता था, दबंगई तरीके से जो राज चलता था कि पहली बात तो योजनाओं का जानकारी उनको नहीं मिलती थी, अखबार में आ गई, अखबार में आने के बाद खत्म। उसके बाद अगर वो पहुंच भी जाए खिड़की पर तो उनको धक्के मार के बाहर निकालते थे। पहुंच गया खिड़की पर, वहां स्टाफ सिस्टम ऐसा था, एक भी कोई नुक्ता। मैं तो यही कहूंगा, जब तक जन जागरण नहीं होगा, जब तक आप कहना बंद नहीं करोगे, मैं इसको बार बार कहूंगा इसको। मैं तो कह रहा हूं, अब वो स्थितियां नहीं हैं कि जिसमें से किसी को परेशानी होती हो। सरकार की योजनाओं का लाभ प्रोएक्टिव होकर के उनके घर पहुंचेगा। इसलिए उस गरीब की जो सहायता ये हम कर रहे हैं, और मैंने तो उसके आगे भी और बातें जोड़ी है कि हमारी सरकार 7S सिस्टम से काम करेगी, 7 स्टार सिस्टम, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन। सुशासन का बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें से व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से सुगम और सरल करें, ये हमारा अगला फोकस है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार जनता के विकास को लेकर 7S के मॉडल पर लगातार काम कर रही है। इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अक्सर करते रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो बस यही मानना है कि हर परिस्थिति में देश का, प्रदेश का विकास होते रहना चाहिए। प्रदेश को अपना परिवार मानकर दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की से विकास करना ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी प्राथमिकता मानते हैं। जनता की सेवा भाव से काम करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी प्राथमिकता समझते हैं। नतीजन
प्रदेश की जनता मनोहर लाल सरकार से खुश और संतुष्ट नजर आती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।